कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद साजिद। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक नया सेशन शुरू करेंगे जिसमें हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। जो कि पृथ्वी के बाहरी हिस्से के बारे में तो हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जब इसके अंदर की चीज़ों को जानने की बात आती है तो वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते, क्योंकि वो चीज़ें जो होती हैं दृश्य नहीं है, वो विजिबल नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में वहाँ तक नहीं जान पाते हैं। लेकिन आज के समय में पृथ्वी के आंतरिक भाग को भी हम लोगों ने अच्छे से जान लिया है। उसके पीछे रीज़न क्या है, कैसे हम लोगों ने उस चीज़ के बारे में पता लगाया, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो इसके दो स्रोत होते हैं जानकारी के। पहली जानकारी का स्रोत क्या है? प्राकृतिक स्रोत, जिसमें हम लोग उल्का पिंड हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, इनके माध्यम से उसकी आंतरिक संरचना के इंटीरियर को जानने का प्रयास करते हैं। और दूसरा सोर्स होता है अप्राकृतिक, यानी कि आर्टिफिशियल। उसमें क्या क्या आता है? ताप हो गया, दाब हो गया और घनत्व हो गया। इनके माध्यम से हम उसके बारे में पता लगाते हैं। तो आइए एक एक पे चर्चा कर लेते हैं। जब हम प्राकृतिक स्रोत की बात करते हैं तो इसमें हम लोग ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं। तो ज्वालामुखी से क्या पता चलता है? जब ज्वालामुखी आता है तो धरातल पे तप्त और तरल मैग्मा आता है, लावा आता है। तो इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं पृथ्वी अंदर से लिक्विड फॉर्म में है। चूंकि बाहर का हिस्सा हमको पूरी तरह से कठोर दिखता है, और जब ज्वालामुखी आता है तो उससे तप्त और तरल मैग्मा लावा बाहर निकलता है। तो इससे इसके बारे में जानकारी मिलती है। जब भूकंप आता है तो भूकंप के कई वेव्स निकलते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि पी तरंगे क्या होती हैं, एस तरंगे क्या होती हैं, एल तरंगे क्या होती हैं। तो ये जो तरंगे जब निकलती हैं तो ये पृथ्वी के जो घनत्व होती है, डेंसिटी होती है, उसके ऊपर इनका बहुत प्रभाव पड़ता है। ये जो होती तरंगे कम घनत्व से अधिक घनत्व में जब जाती हैं तो कुछ तरंगे ऐसी होती हैं जिनकी वेव बढ़ जाती है, यानी उनकी स्पीड या गति बढ़ जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि पृथ्वी के जो इंटीरियर भाग है उसमें जो है डिफरेंस देखने को, डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। तो इससे भूकंप के बारे में, भूकंप से हमको इंटीरियर डिजाइन के बारे में पता चलता है। ये दो कारक जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पृथ्वी के इंटीरियर डिजाइन के बारे में पता लगाने में। तीसरा क्या है? उल्का पिंड। क्योंकि उल्का पिंड जो है ये ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से घूम रहे होते हैं। तो जब ये पृथ्वी के वायुमंडल से टकराते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसके बाहरी आवरण जो होता है, बाहरी सरफेस जो होता है वो जल जाता है। और जब ये पृथ्वी के धरातल पर आते हैं तो जो बचा हुआ हिस्सा होता है उससे हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ताप और घनत्व की बात करते हैं। तो घनत्व जो होता है, जब हम घनत्व की बात करते हैं तो पृथ्वी का औसत घनत्व जो है, पृथ्वी का औसत 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। और जब हम क्रस्ट की बात करते हैं तो क्रस्ट की डेंसिटी क्या होती है? क्रस्ट की जब डेंसिटी के बारे में बात करते हैं तो इसकी डेंसिटी जो है 2.90 अप्रोक्स 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। और जब हम इसके कोर की बात करते हैं, जो पृथ्वी का एकदम आंतरिक भाग है उसकी बात करते हैं, तो ये जो है 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो जब हम इसका औसत निकालते हैं पृथ्वी के घनत्व का तो कितना आता है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आता है। इससे क्या पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम लोग इंटीरियर भाग में जाएंगे वैसे वैसे इसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो ये औसत घनत्व क्या बताता है कि गहराई में जाने पे पृथ्वी की डेंसिटी बढ़ती जाती है। चूंकि ऊपर से दबाव ज्यादा पड़ता है इसलिए इसकी डेंसिटी बढ़ रही है। ताप की बात करते हैं तो सामान्यतः ताप जो है 32 गहराई में जाने पे, जब हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो 32 मीटर की गहराई पे टेम्परेचर की बात करते हैं तो 32 मीटर की गहराई पे
1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। 32 मीटर की गहराई पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, और 100 मीटर की गहराई पे जाते हैं तो ऐसे जब हम धीरे धीरे अंदर जाते रहते हैं तो गहराई में जो है वृद्धि की जो दर होती है उसकी दर में कमी आती रहे। तो जब 100 मीटर पे जाएंगे तो 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस ऐसे बढ़ता रहता है तापमान। फिर ऐसा हो जाता है कि जब हम 100 किलोमीटर की गहराई पे जाते हैं, 100 किलोमीटर की गहराई पे जब हम जाते हैं तो देखते हैं इसकी टेम्परेचर जो होती है प्रति किलोमीटर 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ती है। फिर उसके बाद जैसे ही 300 किलोमीटर के अप्रोक्स जाते हैं, 300 किलोमीटर के नीचे, तब उसके टेम्परेचर में क्या होता है कि धीरे धीरे कमी आने लगती है, फिर वो 2 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, आप डिफरेंस देखिए, यहाँ ये 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, और फिर 100 मीटर तक जाते हैं ऐसे तो 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे बढ़ रहा है, और जब हम 100 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचते हैं तो कितना बढ़ रहा है, प्रत्येक किलोमीटर पे 12 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ रहा है। लेकिन जब 300 किलोमीटर के नीचे जाते हैं तो देखते हैं कैसे तापमान बढ़ रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस ऐसे बढ़ता है। फिर इसके नीचे जैसे जैसे हम जाते हैं इसके तापमान में कमी आने लगती है। तो एक सवाल आपका यहाँ से बन जाता है कि पृथ्वी के अंदर गहराई में जाने पर कितने मीटर की गहराई में तापमान में कमी आती, कितना तापमान बढ़ता है। यानी 32 मीटर की गहराई में जब हम जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। ये आपका एक सवाल यहाँ से बन जाता है। अब आते हैं दाब के बारे में। तो जो दाब होता है, जैसे जैसे हम धरातल के नीचे जाते हैं दाब बढ़ता जाता है। दाब बढ़ता जाता है तो पृथ्वी की डेंसिटी भी बढ़ती जाती है, क्योंकि हर एक चट्टान का अपना एक सीमा होता है। किसी भी चीज को आप एक हद तक दबाएंगे तो वो दब जाएगा, फिर उसके आगे वो नहीं दबेगा। तो इसी तरह से धरातल की बात करते हैं जब हम, तो क्रस्ट का जो घनत्व होता है 2.9 होता है, और जैसे जैसे हम कोर की तरफ जाते हैं उसका जो डेंसिटी होता है 13.6 ग्राम हो जाता है। तो ये भी जो होता है दाब की वजह से ही होता है। ये तो हमने बात कर लिया इसके प्राकृतिक और अप्राकृतिक, यानी कि नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स के बारे में बात कर लिया। अब बात कर लेते हैं कि पृथ्वी का जब स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पृथ्वी के भागों को हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो ऊपरी भाग जो होता है ये सबसे ऊपर का, जिसपे हम लोग मौजूद हैं, जिसपे हम लोग मौजूद है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। और फिर उसके क्रस्ट को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है क्रस्ट का ऊपरी भाग, और एक होता है क्रस्ट का निचला भाग। तो क्रस्ट का ऊपरी भाग जो है जिसपे हम लोग मौजूद हैं, जिसपे हम लोग खेती करते हैं, नदियां बहती हैं, ये सब क्रस्ट का ऊपरी भाग है। तो उसकी जब हम बात करते हैं गहराई, तो 0 से 30 किलोमीटर तक की भाग करते हैं, तो वो जो होता है क्रस्ट का ऊपरी भाग है। और उसको, और कहीं कहीं पे ये जो होता है इसकी गहराई जो है 100 किलोमीटर तक मिलती है। यानी 0 से 30 किलोमीटर भी कहीं मिलती है, और कहीं कहीं 100 किलोमीटर तक क्रस्ट की गहराई मिलती है। तो इसमें जब बात करते हैं भूकंपी तरंगों के माध्यम से कि ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो जब भूकंप आता है, तो भूकंप आता है तो चूंकि ऊपर की डेंसिटी जो है 3.9 है, और जैसे भूकंपी तरंगे आती हैं तो ये जो जैसे गहराई में जाती हैं इनकी जो वेव होती है वो बढ़ जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे एक डिफरेंस देखने को मिलता है। इसको जो डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, कोनराड डिसकंटिन्यूटी, यानी कि असंबद्धता। यानी ये डिफरेंस आपको जब देखने को मिलेगा वेब वेब के माध्यम से, भूकंपी तरंगे जो होती है यहाँ पे गहराई में जाने पे बढ़ जाती हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोनराड डिसकंटिन्यूटी। फिर उसके बाद मेंटल आता है। तो मेंटल का भाग जो है ये 200 से 700 किलोमीटर तक की गहराई के भाग को, और फिर 2900 किलोमीटर की गहराई तक के भाग को मेंटल कहते हैं। और 200 से 700 किलोमीटर की गहराई का जो पार्ट है उसको हम लोग ऊपरी मेंटल बोलते हैं, और 700 से 2900 किलोमीटर की गहराई का जो भाग है उसको हम लोग निचला मेंटल बोलते हैं। जब हम ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल की बात करते हैं तो सबसे पहले जब हम क्रस्ट को यहाँ पे देखते हैं, क्रस्ट का निचला भाग जो है और मेंटल का ऊपरी भाग, यहाँ पे भी एक डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि फिर जब हम भूकंप आता है तो भूकंपी तरंगे जो होती है यहाँ से, यानी निचले क्रस्ट से ऊपरी मेंटल में जब जाती हैं तो उनकी वेव और बढ़ जाती है। और वो वेव कितनी होती है, 8 पॉइंट से लेके 9 पॉइंट तक, मतलब उनकी स्पीड बढ़ जाती है। तो इससे भी एक डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। तो इसकी खोज जो है
मोहरोविकिक ने किया था। तो उन्हीं के नाम पे मोहरोविकिक असंबद्धता यानी डिसकंटिन्यूटी इसका नाम रख दिया गया। अब मेंटल का भाग जो हम देख रहे हैं, ऊपरी मेंटल का भाग, इसी के नीचे जो है आपको एक और तप्त और तरल मैग्मा का एक स्तर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे गति जो होती है इस क्षेत्र में फिर धीरे धीरे कम होने लगती है। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो ऊपरी मेंटल का भाग है वो जो है कैसी अवस्था में है, हल्की तरल अवस्था में है। इस जो मैग्मा हम देखते हैं, ज्वालामुखी का उद्गार जब होता है तो इन्हीं भागों से, ज्वालामुखी का उद्गार जब होता है तो लावा मैग्मा निकलता है, और क्रस्ट का जो भाग है वो इसी मेंटल के भाग पे तैरता रहता है, और इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, जोन ऑफ लो वेलोसिटी, यानी इसको हम लोग दुर्बलता मंडल भी बोलते हैं, दुर्बलता मंडल। इस पे क्या होता है कि क्रस्ट का जो हिस्सा है इस पे तैर रहा होता है, इसलिए हम लोग इसको दुर्बलता मंडल कहते हैं, क्योंकि क्रस्ट का जो डेंसिटी है ये ऊपरी मेंटल के जो भाग है इससे कम होता है। इसलिए जो कम डेंसिटी वाला पार्ट होता है, आप देखेंगे जब आप नदी में तैर रहे होते हैं तो जब आपकी डेंसिटी कम होती है या किसी भी पदार्थ की, किसी भी वस्तु की डेंसिटी अगर कम रहती है तो वो जो होता है पानी में तैरता रहता है। तो इसी तरह से क्रस्ट वाला भाग जो है ऊपरी मेंटल के हिस्से पे तैर रहा होता है। अब बात करते हैं कि जब ऊपरी मेंटल हो गया और निचला मेंटल हो गया तो यहाँ पे भी आपको एक डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेपेटी डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। और फिर यहाँ से जब निचले मेंटल की बात करते हैं तो यहाँ से भी आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा 2900 किलोमीटर की गहराई पे, यानी कि निचला मेंटल और बाह्य कोर के बीच जो डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है उसको हम लोग गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता बोलते हैं। और फिर बाह्य कोर, अब यहाँ से जो है 2900 किलोमीटर से लेके यहाँ तक 6371 किलोमीटर का जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं कोर या क्रोड, कोर या क्रोड बोलते हैं, क्रोड, कोर या क्रोड बोलते हैं। कितना, 2900 से 6371 किलोमीटर की गहराई वाले भाग को बोलते हैं। अब इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ऊपरी कोर का जो भाग है, वह कोर जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, भूकंपी तरंगे जो होती हैं विस्थापित हो जाती हैं, यहाँ आने के बाद विस्थापित हो जाती हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि ये वाला भाग जो है ये ठोस अवस्था में है, और जब इसका आंतरिक भाग की बात करेंगे तो ये जो होता है लिक्विड फॉर्म या प्लास्टिक या प्लाज्मा स्टेज पे मतलब है। इसलिए क्या होता है कि जो भूकंपी तरंगे होती हैं इस वाले भाग में नहीं प्रवेश कर पाती हैं, एंट्री नहीं कर पाती, यहाँ पे विलुप्त हो जाती है। 2900 से 5130 किलोमीटर की गहराई पे जो डिसकंटिन्यूटी देखने को मिल रही है इसको लेहमैन महोदय ने खोजा था, इसलिए उनके नाम पे लेहमैन डिसकंटिन्यूटी नाम रख दिया गया। अब ये आंतरिक भाग की बात करते हैं तो ये जो होता है प्लाज्मा अवस्था में है, यानी प्लास्टिक स्टेज में रहता है। इस और इसका जो डेंसिटी होता है वो जो है 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, यानी पूरे पृथ्वी में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, आंतरिक कोर की है, इंटीरियर कोर की जो है सबसे ज्यादा डेंसिटी है। और इसकी जो मतलब गहराई है, ये कितने गहराई पे है, 6371 किलोमीटर की गहराई है। एक चीज और नोट कर लीजिएगा, ये जो 6371 किलोमीटर है यही जो होता है ये पृथ्वी की त्रिज्या है, इसी को हम लोग पृथ्वी की त्रिज्या भी कहते हैं। दोस्तों ये हम लोगों ने आज पूरा पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जान लिया, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पता कर लिया। अब आगे के टॉपिक पे हम लोग कल चर्चा कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे डेली आप लोगों को PYQ कराया जाता है और डेली न्यूज अपडेट दिया जाता है। जो भी एग्जाम होते हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड की जाएगी, ऑफिशियल जानकारी होती है। इसलिए आप लोग वहाँ पे भी हमसे जुड़ जाइए ताकि आप लोगों को कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े और सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद।